राज्य के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक सीधा साधा और मेहनती ईमानदार किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में बैठा हुआ था। देखना, हमारी फसल इस साल बहुत अच्छी हो। हाँ, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे खेत की जमीन पर तुम्हारी मेहनत का भी पसीना शामिल है संजना। हाँ। नहीं, पूरे गांव में तुम ही मेहनती हो और ईमानदार। तुम्हारे पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारे पास दिल बहुत बड़ा है। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी घर चले गए। मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई, घर में लकड़ियां खत्म हो गई है। अरे चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे लिए सबसे पहले जंगल में लकड़ियां काटने ही चला जाऊंगा, ठीक है ना? चलो अब। अगली सुबह हरिया जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया। हरिया एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसने देखा झाड़ियों में एक घायल बंदर कराह रहा था। हे भगवान, बाप रे, इस बंदर को तो लगता है किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। जरूर किसी जंगली जानवर ने उसके ऊपर हमला किया होगा। बताओ भला, बेचारे का हाथ खून से भरा हुआ है। ओ हो। हरिया बंदर के पास बैठा था। आज तू बोल सकता तो बता सकता कि तेरी तकलीफ कहाँ पे है। फिलहाल तो तेरे हाथ में खून दिख रहा है, लेकिन तू जिस तरफ से तड़प रहा है ना, बाप रे, तकलीफ तो कहीं और ही है। उसी समय वहां एक साधु आ पहुंचा। कौन हो तुम और बंदर से क्या बात कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज, मैं तो बस लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आया था। इस घायल बंदर को देखा तो इसके ऊपर तरस आ गया। लगता है किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला किया है। देखिए ना, इसके हाथ से खून बह रहा है, लेकिन ये जिस तरह दर्द से तड़प रहा है, मुझे तो लगता है इसे कहीं और तकलीफ है। बहुत कम इंसान होते हैं जिनके मन में जानवरों की प्रति इंसानियत होती है। रुको रुको, ओम। इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों से बंदर का जख्म ठीक हो गया। हाँ, अब यह बंदर तुम्हें बता सकता है कि इसकी तकलीफ कहाँ पे है। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। बंदर उठ के खड़ा हो गया। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। एक शेर ने मुझ पर हमला किया। मैं बचने के लिए दूसरे पेड़ पर कूदा। शेर का पंजा मेरे हाथ में लगा और मेरा हाथ घायल हो गया। मैं पेड़ ही नहीं पकड़ पाया और मैं जैसे ही नीचे गिरा, बाप रे बाप, मेरे कंधों में बहुत चोट लग गई थी। अरे, तुम तो बिल्कुल मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हो। ये कैसे हुआ? जब साधु ने मंत्र पढ़ा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बात करने की शक्ति आ गई हो। मैंने बोला और तुम तक मेरी आवाज पहुंच गई। लगता है ये चमत्कार साधु बाबा ने किया है। हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम मेरे घर पर चलोगे? ओहो, अब तुमने मेरी जान बचाई, तो अब मैं तुम्हारे साथ चिपक गया हूँ। मतलब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और क्योंकि मैं इंसानों की तरह बात करने लगा हूँ, तो बंदरों से तो अलग हूँ ना। क्या करूँगा उन बंदरों के साथ रहकर? अब तुमसे जी भर बातें करूँगा ना। चलो, और तुम मेरा कोई अलग से नाम भी रख सकते हो। मेरा क्या नाम रखोगे? बताओ। बड़े मजे की बात करते हो तुम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज से सोनू कहकर पुकारूंगा। क्यों, कैसा नाम है? अच्छा नाम है ना? हाँ, अच्छा नाम है। चलो, घर चलते हैं।
अरे ये जंगल से तुम बंदर क्यों पकड़ लाए? हरिया पूरी घटना संजना को बताने लगा। क्या क्या वास्तव में बंदर बात कर सकता है? अरे तुम स्वयं पूछ लो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सोनू है। हरिया ने मेरी जान बचाई है और अब मैं उसका साथी हूँ। साथी क्या, अब मैं तुम्हारा परिवार का हिस्सा हूँ। संजना आश्चर्य में पड़ गई। समय बीतने लगा। सोनू की मौजूदगी घर में नई जान ले आई थी। धीरे धीरे सोनू संजना के काम में हाथ बटाने लगा। सोनू अब हरिया का सच्चा साथी बन चुका था। एक दिन हरिया से सोनू बोला, हरिया, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगा। क्या करूंगा घर बैठे बैठे, मुझे भी चलना है। अरे सोनू, खेत का काम आसान नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। क्या करोगे तुम वहाँ पे? अरे क्या करूँगा क्या, मैं भी तुम्हारे साथ खेत में मेहनत करूँगा। क्या मुझे कम मेहनती समझा है? बस डर यह है कि तुमको गांव वालों ने बोलते हुए देख लिया ना, तो ना जाने वो क्या करेंगे। अरे जब मैंने तुमसे पहली बार बात की थी तो क्या तुम डरे थे, बताओ? देखो सोनू, मैं दुनिया को जानता हूँ। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है जो तुम्हें समझ सके। ओहो, मुझे दुनिया से क्या है लेना देना, मुझे तो तुम्हारे साथ संग है रहना। मेरा मतलब ये है कि मुझे तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारा साथी हूँ। हरिया मुस्कुराया और अगले दिन सोनू को साथ में लेकर खेत चला गया। कुछ ही दिनों में सोनू ने खेती की हर बात सीख ली। अब वो हरिया का सच्चा मददगार बन चुका था। हरिया, अरे आज की मिट्टी तो बहुत भारी लग रही है। सोनू, अब तो तू पक्का किसान बन गया है। मिट्टी का भी फर्क समझने लगा है। हाँ। सोनू की बात अब गांव में फैलने लगी थी और ये बात आखिरकार पहुंची गांव के सरपंच के कानों तक। क्या हरिया के घर एक बंदर है जो इंसानों की तरह बोलता है? हाँ सरपंच साहब, मैं उसे खुद देख चुका हूँ। अरे मैंने तो उसे बोलते हुए भी सुना है। पहली बार तो मैं डर गया था। अरे भैया, तो फिर उस बंदर को लेके तमाशा करना चाहिए, उससे तो बड़ी अच्छी कमाई होगी। ये बात आपने बिल्कुल पते की कही सरपंच साहब। सरपंच की हंसी कुछ देर तक चली, फिर वो गंभीर हो गया। हाँ, इस हरिया की जमीन पर मेरी नजर बहुत समय से है। बाकी सब तो मेरे कर्जदार बन चुके हैं, पर यह ससुरा हरिया, यह कभी झुका ही नहीं। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है सरपंच साहब, बंजर में भी फसल उग जाती है। अरे इसमें मिट्टी का कोई खेल नहीं है धन्ना, बस इसकी किस्मत और सितारे पुलक रहे। पर जिस दिन ये सितारे गिरेंगे ना, उसी दिन ये खेत मेरा होगा और हरिया मेरे कदमे में होगा, देख लेना तुम। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन हरिया और सोनू जब खेत से घर लौटे तो आंगन में बैठी संजना को देखकर दोनों के चेहरे पर चिंताएं की रेखा खिंच गई। अरे संजना, क्या हुआ? ये कैसी खांसी है? कुछ दिनों से खांसी हो रही है, अब तो और भी दिन में दिन बढ़ती जा रही है। हरिया, इसे नजरअंदाज मत करो, किसी अच्छे वैद्य को तुरंत बुलाना चाहिए। हरिया ने देर ना करते हुए गांव के एक अनुभवी वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने संजना को ध्यान से देखा। हरिया, देखो, इन्हें एक विचित्र बीमारी हो गई है। अगर समय पे इलाज ना मिला तो ये जानलेवा हो सकती है।
हाँ, नहीं 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 वैद्य जी, आप तो बस इलाज शुरू कीजिए, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से हरिया का सारा धन अपनी पत्नी के इलाज में लगने लगा। अब तो बीतते गए और एक दिन ऐसा आया, उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। उस दिन हरिया घर पर अकेला बैठा हुआ था। से उदास मत बैठिए, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ऐसा ऐसा मत कहो संजना, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तो अब क्या करोगे? जो सब कुछ था वो तो मेरे इलाज में लगा दिया, अब तो बीज खरीदने तक पैसे नहीं बचे। हरिया सिर झुकाए हुए बैठा था। तभी सोनू तेजी से दौड़ता हुआ आया। हरिया, हिम्मत मत हारो, तुम्हारे दो भाई इस गांव में रहते हैं और तुमसे ज्यादा धनी भी है, उनसे क्यों नहीं मदद मांगते हो हैं? हरिया को ये बात ठीक लगी। उसी शाम वो सोनू को साथ लेकर अपने बड़े भाई कैलाश के घर गया। ओ हरिया, क्यों भाई, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? हाँ भैया, संजना के बीमारी के बारे में तो अब गांव में सब जानते हैं। मैंने जो भी कमाया वह सब इलाज में लग गया, अब कुछ धन की जरूरत है भैया। तुम तो जानते हो इस बार मेरी फसल खराब हुई है, अब मुझे खुद उधारी लेना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हें कहाँ से दूं? हरिया कुछ नहीं बोला, सिर झुकाकर बाहर निकल आया। अरे वो झूठ बोल रहा था हरिया, मैंने उस चेहरे को देखा, वो देना ही नहीं चाहता था। हाँ जानता हूँ रे सोनू, पर चलो एक और भाई है, उनसे मिलते हैं, चलो। अब दोनों नाथू के घर पहुंचे। नाथू ने दरवाजा खोला और हरिया को देखकर चौंक गया। हरिया, आज भाई की याद कैसे आ गई? भैया मेरी संजना पत्नी बहुत बीमार है, थोड़ा सा धन चाहिए इलाज के लिए। क्या? अरे बंटवारे में तुम्हें वैसे भी ज्यादा जमीन मिल गई थी, उसे बेच नहीं देता। मेरे पास धन का पेड़ है क्या जो मांगने चला आया? झूठ मत बोलो भैया, सच तो यह है कि तुमने और कैलाश भैया ने मेरे हिस्से की जमीन भी दबा ली थी। मुझे 6 बीघा जमीन मिलनी थी, बस 2 बीघा मिली है, 2 बीघा। अरे निकल जा यहाँ से, अगर कर्ज लेना है तो जमींदार के पास जा, मुंह उठा के चले आते, चल भाग यहाँ से। कैसे भाई है तुम्हारे हरिया, एक भी मदद के लिए तैयार नहीं है। हाँ, इस दुनिया में ऐसे ही होते हैं, मतलब ही अपना पराया कुछ नहीं देखते हैं। तो अब क्या करोगे? क्या जमींदार के पास जाओगे? हाँ, मजबूरी है सोनू, मैं नहीं जाना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हारे कहने पे भाइयों के पास गया। अब तुम्हें बताओ, मेरे पास और क्या रास्ता है, बताओ। अगले दिन हरिया और सोनू सरपंच की हवेली में जा पहुंचे। उम्मीद उसे कम थी, मगर अपनी पत्नी के खातिर उसने खुद को झुका लिया था। मैं जानता था हरिया, एक न एक दिन तुम मेरी हवेली में जरूर चल के आएगा भैया। आपने बिल्कुल सही कहा था मालिक, जब तक इसकी किस्मत चमक रही थी तब तक बहुत अकड़ में चलता था, अब देखो कैसे मुरझाए मुरझाए खड़ा सा है। अरे सरपंच साहब, तुम्हें किसी का हालत का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए, समझे? बंदरवा चुप कर, तू इंसानों की तरह बोलता है, इसका मतलब यह नहीं कि तू इंसान बन गया है, समझा? हाँ भैया हरिया, बताओ बताओ क्यों आए हो? क्या बताएं,
आपको तो सब पता है, मेरी पत्नी बीमार है, सारा धन इलाज में खत्म हो गया है, कुछ धन की आवश्यकता है। अच्छा, धन चाहिए तो भैया मेरी शर्तें सुन लो। ब्याज 50% और बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। अब मेरे पास कुछ बचा है क्या जो मैं गिरवी रखूं? जो सोने के भूषण थे वो अभी इलाज में बिक गए। अरे है ना, क्यों नहीं है? तुम्हारे पास 2 बीघा जमीन है, भैया उसे गिरवी रखो, वक्त पर कर्ज चुकाएगा तो जमीन तेरी वरना मेरी, सीधा हिसाब। बोलो भैया। हरिया सोच में पड़ गया। उसे अपनी पत्नी का जीवन बचाना था, मगर कीमत बहुत बड़ी थी। अरे ये तो सर अन्याय है, तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ऐसे तो हरिया कभी कर्ज नहीं चुका पाएगा। हरिया, पहले तो अपने पालतू बोलने वाले बंदर को ले जा यहाँ से, नहीं तो मेरा मन पलट गया ना तो हो गया काम। जब से आया है तब से फटर फटर चुप कर। हरिया चलो मेरे साथ, यह कर्ज मत लो, चलो। सोनू, अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है। अरे बस तुम चलो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना। हाँ चलो। हरिया सोनू के साथ चला गया। हवेली के भीतर सरपंच और धन्ना गुस्से से खोल रहे थे। ए मालिक, हरिया तो हाथ से निकल गया। अरे चिंता मत कर बेटा, मजबूरी उसे फिर लौटाएगी। कितना दूर भागेगा? हरिया सोनू के साथ घर पर आ पहुंचा और सोनू वहां से तुरंत चला गया। शाम तक सोनू घर पर नहीं आया। हरिया और संजना की चिंता बढ़ने लगी। सोनू अब तक क्यों नहीं आया? कहीं सरपंच ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? अरे पता नहीं कहाँ गया, मेरा मन भी बड़ा बेचैन है। रात बीत गई। सुबह सूरज के किरणों के साथ ही सोनू वहां पहुंचा, हाथ में एक चमकती जड़ी बूटी के साथ। अरे सोनू, तू कहाँ था? हमें लगा तुझे कुछ हो तो नहीं गया। अरे मैं जंगल गया था उन साधु महाराज को ढूंढने जिनसे मुझे बोलने की शक्ति मिली है। उन्हें मैंने सारी बात बताई और उन्होंने दया करके जड़ी बूटी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। हाँ। सोनू ने वो जड़ी बूटी संजना को दे दी। कुछ देर बाद संजना की आंखों में चमक लौट आई। मुझे बिल्कुल स्वस्थ महसूस हो रहा है, जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं हुई थी। हाँ। संजना, तुम्हारी खांसी भी ठीक हो गई। और सोनू, तू तो हमारे लिए देवता बन गया है। तू नहीं होता तो मैं सरपंच से कर्जा लेके अपनी जमीन भी खो बैठता। हाँ, अब मेरी पत्नी तो ठीक है, लेकिन खेत में बीज डालने तक के पैसे नहीं बचे। हाँ, मैं जानता था कि संजना के ठीक होने के बाद तुम्हें बीज की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं साधु महाराज से बीज लेकर भी आया हूँ। हाँ, ये देखो। क्या बीज? हाँ, उन्होंने ये चमत्कारी बीज दिए हैं। अब देखो, अगर तुम इन्हें अपने खेत में बो दोगे तो ऐसी फसल होगी जो पूरे राज्य में किसी ने नहीं उगाई होगी। हाँ, और सबसे पहले तुम्हारी फसल तैयार होगी। हाँ, मजा आ गया ना? इतनी जल्दी? हाँ, लेकिन एक शर्त भी दी है साधु महाराज ने। जब तुम्हारा समय ऐसा हो जाए तो उन लोगों की मदद करना जो सरपंच के कर्ज में दबे हुए हैं। अरे मित्र सोनू तो मेरा सच्चा साथी निकला। हम दोनों मिलकर अच्छे से खेत में फसल बोएंगे। चल मेरे भाई। अगले ही दिन हरिया, सोनू और संजना ने मिलकर खेत जोता, बीज बोया और आकाश की ओर देखकर मेहनत का वादा किया।
उसी दिनों में हरिया के खेत में ऐसी फसल लहराई जैसे पहले किसी ने नहीं देखी थी। गांव वाले चकित रह गए। अरे देखो रे देखो, हरिया के खेत में तो जैसे सोने की फसल लहरा रही हो। आ हा हा हा। हाँ, हमारी फसल तो अभी तक जामे भी नहीं और इसकी फसल तैयार हो गई। और उसकी बीबी संजना जो महीने बीमार रही, अब रोज खेत में काम करती है। भैया, ये तो कोई चमत्कार ही लगता है। कुछ दिनों बाद हरिया की किस्मत बदल गई। चमत्कारी फसल ने उसे गांव का सबसे बड़ा सफल किसान बना दिया था। बाजार में उसकी चर्चा होने लगी। हरिया जपो राम नाम, बन गया तू धनवान, जो सोचा था वो हो गया सच। हाँ, वाकई में सच तो हो गया है, लेकिन अब बारी है सोनू वादा निभाने की, उन सब की मदद करने की जो सरपंच के कर्ज में डूबे हैं। हाँ बिल्कुल, चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। अपने गांव का राजू का खेत सबसे पहले छुड़ाते हैं। चलो। हरिया और सोनू ने अपना मुनाफा इकट्ठा किया और एक एक कर गांव वालों का कर्ज चुकाने लगे। राजू, मोती, ज्योतिया सभी ने अपनी जमीन वापस पा ली। अरे हरी भैया, आज आपने हमें नया जीवन दे दिया। सही बताऊं, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में खुशी सा गई, लेकिन सरपंच के चेहरे में उदासी सा गई। ये सब देखकर सरपंच गुस्से से अपने साथी धन्ना से बोला, हाँ ए धन्ना, तू देख रहा है ना क्या हो रहा है? हाँ मालिक, हरिया ने सबके कर्जे चुकाने शुरू कर दिए हैं। अगर यही चलता रहा तो एक दिन तो मैं सरपंच ही नहीं रहूंगा और मेरा दबदबा भी खत्म हो जाएगा। आप तो आदेश दीजिए मालिक की करना क्या है। अब बहुत हो गया है धन्ना, अगर यह हरिया सबकी ऐसे ही जमीन छुड़वाता रहेगा तो मेरा क्या बचेगा? मेरा दबदबा, मेरी हवेली है? अरे मालिक, आप तो बस आदेश दीजिए, कल ही उसका काम तमाम कर दूं। सब खेत में काम करते हैं, वहीं खत्म कर दूंगा। कहिए। खून जमीन पर गिरे ऐसा मारना साले को, ताकि सबके दिल में डर उतर जाए। जा, हरिया को मिटा दे, जा। सुबह का सूरज उगा, लेकिन किसी तूफान की जैसे पहले की शांति जैसा लग रहा था। हरिया खेत में बीजों को देख रहा था, जो अब सोने के जैसे चमकते दिखते थे। अरे सोनू, देख तो, ये फसल तो जैसे गाना गा रही हो। तुम्हारे हाथ के सोए में जादू है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो मित्र, इस बार की फसल तो बिल्कुल सोने की जैसे उगती हुई दिख रही है। वाह 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 वाह। इतना बोलकर सोनू एक और हट गया। सच तो यह था कि सोनू को किसी की आहट की भयक लग चुकी थी। तभी वहां सरपंच और धन्ना आ पहुंचे। धन्ना के हाथ में लंबा बरसा था, हरिया झुका हुआ था। अब भुगतो किसान। जैसे ही धन्ना ने हरिया की ओर बरसा फेंका, एक छलांग, एक सीख, एक वार, लेकिन हरिया पर नहीं, गोलू पर। सोनू, नहीं नहीं, ये क्या किया तूने? तुम्हारे लिए मित्रता का मतलब साथ नहीं होता, कभी कभी बलिदान भी होता है। तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। क्योंकि तुम मेरे साथी हो और मैं तुम्हारा। सरपंच और धन्ना
अविश्वास भरी नजरों से घायल सोनू को देखने लगे। धन्ना सरपंच की ओर देख के बोला, अरे ये क्या सरपंच साहब, इस मूर्ख बंदर ने तो हरिया के ऊपर चलने वाला वार अपने ऊपर ले लिया। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं फिर भी हरिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर सरपंच सोनू की ओर देख के क्रोधित अवस्था में बोलने लगा, अरे तू मूर्ख का मूर्ख बंदर ही रहा। अरे तू इंसानों की तरह बोल सकता था और इंसानों की तरह रहने लगा था, लेकिन तू इंसानों की तरह शत्रुआ ही नहीं सीख सका। तुझे क्या जरूरत थी अपने ऊपर वार लेने की, क्या आवश्यकता थी बलिदान देने की? मूर्ख बंदर कहेगा, तूने मेरे सारे किया करे पर पानी फेर दिया। लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं हरिया को जिंदा छोड़ दूंगा? नहीं, मैं हरिया को जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरा गांव में दबदबा समाप्त हुआ। तेरा यह बलिदान बेकार जाएगा रे मूर्ख बंदर, रुक जा। सोनू के होठों पर एक हल्की मुस्कान अब भी जिंदा थी। सोनू ने अपने मित्र हरिया को मुस्कुराते हुए देखते ही दम तोड़ दिया। तभी वहाँ वही साधु प्रकट हो गया जिसने सोनू को बोलने की शक्ति दी थी और जिसने गोलू को हरिया की पत्नी के बीमार से बचाने के लिए जड़ी बूटी दी थी और जादुई बीज दिए थे। साधु सरपंच और धन्ना की ओर क्रोधित अवस्था में देखकर बोला, जिसने निर्दोष की जान ली, अब उसका पाप उससे बदला मांगेगा। सरपंच और धन्ना, तुम दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया। तुम्हें इस संसार में खुलेआम रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम दोनों समाज के लिए खतरा हो, रुक जाओ। इतना बोलकर साधु की क्रोधित आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर सरपंच और धन्ना के शरीर पर पड़ने लगी और अगले ही पल उनके शरीर में आग लग गई। उसी देर में वो दोनों जलकर राख हो गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। साधु हरिया की ओर देखकर बोला, हाँ, तुम्हारा और सोनू का साथ यहीं तक लिखा था हरिया। लेकिन साधु महाराज, सरपंच के साथी ने मेरे ऊपर हमला किया था, लेकिन सोनू ने उसे अपने शरीर पर ले लिया। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा साथी था। जाते जाते अपने मित्रता का कर्ज चुका दिया। अपने मित्र को कभी नहीं भूलना हरिया। इतना बोलकर साधु वहां से रंग बिरंगी किरणों से गायब हो गया। गांव वाले नम आंखों से सोनू की बलिदान की सराह करने लगे। अरे ये कोई साधारण बंदर नहीं था भैया, देवता था देवता, हरिया का सच्चा साथी। हाँ भैया, इसने अपनी जान दे दी और हम सबको बचा लिया। बहुत अच्छा बंदर था। कुछ दिनों बाद हरिया ने नम आंखों से गोलू की याद में उसी खेत में एक पौधा लगाया जो आगे जाकर बना साथी वृक्ष। सोनू, तेरे बिना सब अधूरा है, लेकिन तू मिटा नहीं। तू हर उस फसल में जो इस धरती से उगेगी। कभी कभी सच्चा साथी इंसान नहीं होता, वो कभी जानवर हो सकता है जो बिना शर्त प्रेम करे, रक्षा करे और जरूरत पड़े तो जान भी दे दे।